चलिए, और सब बढ़िया आप लोगों का। तो चलिए हम टॉपिक पे अपने, कोई दिक्कत है नहीं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम आप लोग को सिखा दिए थे कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पापा कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान को हम लोगों ने दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा था, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जो जूलॉजी था उसके पापा कौन थे? अरस्तु। और जो बॉटनी था उसके पापा कौन थे? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। और जो कोशिका है, आपको सिखाए थे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और जो ओवरऑल जीवों में सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन अगर हम मानव की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? फीमेल का ओवम, यानी अंडाणु। फीमेल के ओवम से निकलते हैं क्या? अंडाणु। ये मानव में क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मेल का स्पर्म। क्या है? मेल का स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कह लें या ब्रेन कह लें या स्नायु कह लें या तंत्रिका तंत्र कह लें। क्या है ना कि बायोलॉजी में ना एक ही नौवा के 10 नाम से पुकारेगा छोटा सा ना जी। एक नौवा के 10 नाम से बोलेगा, क्या फायदा? एक के नाम से बोल देते ठीक रहता ना जी। अब ब्रेन कहें, तंत्रिका तंत्र कहें, स्नायु कहें, दिमाग कहें, कुल बात एक ना है जी, है ना। लेकिन बायोलॉजी है, बोलेगा भाई, हम लोग को सुनना पड़ेगा, ये बोलेगा तो ना जी। आपको ये भी सिखाए थे कि जो कोशिका है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई। इससे हम सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? कल हमने आप लोग को सिखाया था, क्योंकि कोशिका के अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? अलग अलग अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और उन कोशिकांग का अलग अलग क्या है? काम है। और वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए कोशिका को शरीर की क्या बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। सिखाए थे। तो हम लोग सीख रहे थे कोशिका के बारे में, सेल। कोशिका के बारे में हम लोग सीख रहे थे, सेल के बारे में। सेल कोशिका, सेल कोशिका हम सीख रहे थे, कोशिका। तो कोशिका में आपको हमने बहुत कुछ सिखा दिया था, बताए थे कि मान लीजिए कि ये कोशिका है, यह कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ढेर सारे क्या थे? कोशिकांग थे। कौन कौन था आपका? तो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी था, इसके बाद वैक्यूल्स था, इसके बाद राइबोसोम, इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद सेंट्रोसोम, फिर लाइसोसोम, और अंत में क्या था आपका? तो न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस। तो कोशिका के अंदर इतने सब अंग थे। कौन कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें से हम आपको सिखाए थे कि जो कोशिका है उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? सन 1665 में। कैसे? 1665 में। लेकिन वो जिस कोशिका की खोज किए थे वो थी कैसी? तो मृत कोशिका थी। कैसे थी? मृत कोशिका। और मृत कोशिका को बोलते हैं नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। जैसे इंसान का जो ये नाखून होता है ना, नाखून, क्या नाखून की कोशिका जिंदा है? नहीं, मरी हुई कोशिका है। तो जब नाखून को आप ऐसे काटते हैं तो क्या दर्द होता है? दुखता है? तकलीफ होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस कोशिका में जाने नहीं है, उस कोशिका में जीवे नहीं है। लेकिन अगर तन से अगर उसमें अगर काट दिए, जियतारे काट दिए, तो कितना दर्द होता है। क्यों? उस कोशिका में जीव है। तो जो कोशिका मर गई है तो उस मरी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की बात करें तो जो जीवित कोशिका थी उसे खोज किसने किया था? एंटोनी वेन लेवेनहॉक। कौन किया था? एंटोनी वेन लेवेनहॉक। कैसे याद करेंगे? मृत की हुक, अजीवित का हक, हुक हक करके याद कर लेंगे ना जी। तो बताए थे आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है। हम इसके बाद बताए थे आप लोगों को कि जो कोशिका है, कोशिका से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने।
किसने कहा था कि मानव का या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं इनकी शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बनी है? किसने कहा था? स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था। बताए थे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसमें जो माइटोकांड्रिया है, हम माइटोकांड्रिया सीख चुके थे। माइटोकांड्रिया का काम क्या था? ऊर्जा बनाने का काम करना। क्या करना? ऊर्जा बनाने का काम करना। माइटोकांड्रिया में उसको क्या करता था कि माइटोकांड्रिया जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व करता था, उसको सोखता था। तो उसमें एक क्या चलता था? चक्र। कौन चक्र? क्रिप्स नामक चक्र। जब क्रिप्स नामक चक्र चलता था तो क्या मिलता था? एटीपी। क्या बनता था? एटीपी। और कितना एटीपी? 38 मिलकर के एटीपी क्या बनाते थे? ग्लूकोज। क्या बनाते थे? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज से क्या मिलता था व्यक्ति को? ऊर्जा। क्या मिलता था? ऊर्जा। और जो माइटोकांड्रिया है, इस माइटोकांड्रिया के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते थे? क्रिस्टी। क्या बोलते थे? क्रिस्टी बोलते थे। माइटोकांड्रिया क्या बोलते थे? पावर हाउस। क्या बोलते थे? पावर हाउस बोलते थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। शरीर के हर एक अंग में हर जगह अलग अलग क्या है? कोशिकाएं उपलब्ध हैं, और जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ क्या बनेगा? माइटोकांड्रिया के माध्यम से ऊर्जा बनेगा। ठीक है। इसके बाद आपको मैं भी सिखाए थे गोल्जी बॉडी के बारे में, कि जो व्यक्ति का जो शरीर है उस शरीर में भाई जो शरीर के अंग हैं उस शरीर के अंगों को ऊर्जा अलग अलग चाहिए। शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जिनको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए और कुछ ऐसे अंग जिनको ऊर्जा कम चाहिए। आपको हम सिखाए थे कि मान लो कोई धावक है, कोई दौड़ने वाला है, या आप चल रहे हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा किसको चाहिए? पैर को चाहिए ना, पैर को ऊर्जा। आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप थकेंगे, और थकान महसूस कब होती है? जब उस शरीर के अंग की ऊर्जा खत्म हो जाती है या खत्म होती है तो व्यक्ति को थकान महसूस होता है। व्यक्ति को थकान महसूस होगा। तो जब आपके पैर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या आपका चलने का मन करेगा? नहीं, कहेंगे आप थक गए हैं, चलने का मन नहीं करा, मन करा बैठ जाए, सो जाए, लेट जाए, मन करेगा? जाहिर सी बात है। लेकिन हम लोग हैं खड़ा भी रहते हैं दिन भर, और दिन भर बोलते भी रहते हैं, नहीं बोलते रहते हैं। तो पैर का भी और हाथ को ऐसे ऐसे करके समझाना भी होता है, तो हाथ भी काम करता है, पैर भी खड़ा रहता है चुपचाप बेचारा, और जिह्वा लगातार बोलती रहती है। मतलब कि बोलने में, पढ़ाने में, खड़ा रहने में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा इन्वेस्ट होता है, नहीं होता है? सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा तो क्या ऊर्जा इन्वेस्ट नहीं होगा? ऊर्जा खत्म नहीं होगा? और खड़ा भी रहना है, क्लास में कोई बैठना भी नहीं है, दिन भर खड़ा रहिए, तो पैर की ऊर्जा अलग, हाथ की ऊर्जा अलग, और जीवा की ऊर्जा अलग, क्या होगा? खत्म नहीं होगा? खत्म होगा, जाहिर सी बात है। तो उस अंग को, जीवा है, ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम बोलेंगे लेकिन आवाज़ें नहीं आएगी। क्यों? जीवा की ऊर्जा खत्म हो गई रहेगी, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? तो उस जीवा को, पैर को खड़ा होने के लिए पैर को भाई ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा? तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी काम क्या है? ऊर्जा परिवहन करने का काम करना। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 नंबर क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या है? इसका ऊर्जा परिवहन करने का, ऊर्जा परिवहन, ऊर्जा परिवहन करने का काम करना, या ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या ले आने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? यानी कह सकते हैं कि यातायात का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अब देखिए, अब गोल्जी बॉडी आप पढ़ लिए, तो अब हम बात करें वैक्यूल्स का। भी से वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है उसका काम क्या है? वैक्यूल्स का काम क्या है? यहाँ 3 नंबर हम सब कुछ हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना? हिंदी में लिख दें वैक्यूल्स, लो फुल हिंदी में लिख रहे हैं वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स है इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जब धूप में घूमते रहते हैं, धूप में घूमते हैं, तो धूप लगती है तो आप लोग को प्यास महसूस होता होगा, प्यास लगता है। जब व्यक्ति को 1% अगर पानी के शरीर में कमी होती है तो व्यक्ति को प्यास महसूस होता है कि मुझे प्यास लग गई है। लेकिन जब व्यक्ति को 5% जब पानी की कमी हो जाए शरीर में तो उसे लगता है कि एकदम हड़ाहे प्यास लगी है। ले लोग कहते हैं एकदम 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 तालू चटक रहा है, एकदम प्यास खूब चापे लगा है,
तो कहते हैं ना, यानी इसका मतलब कि आपके शरीर में पानी कमी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा अगर आपके शरीर में पानी की कमी हुआ तो आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। और उस पानी कमी से आप मर भी सकते हैं, पानी कमी से मर भी सकते हैं। अगर आप पानी कम पिएंगे ना, बीमारियाँ हजार आएंगी। आपका जो त्वचा है, जो स्किन है, क्या हो जाएगा? सब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सब ना एकदम लय के एकदम गते गते सूख रहा है, ऐसा महसूस होगा। इसलिए व्यक्ति को पानी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को पीना चाहिए। वही पानी नहीं पियोगे ना, मालूम चलेगा कि युवा है, लेकिन देखने में कैसे लगेंगे? लगेगा कि आप बहुत दिन के हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो पानी व्यक्ति को पीना चाहिए। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जब देखा तब खाली बोतल वाले मुँह में डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। पानी पीजिए, लेकिन हाँ जितना इच्छा हो उसके हिसाब से। ये ना कि हम खूब ढेर पानी पी लेना तो खूब गोर हो जाए, खूब बढ़िया हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो जब व्यक्ति पानी पीता है, मान लीजिए आप धूप से आए और धूप में खूब चाप के पानी आकर के पी लिए, तो जब चलते हैं ना तो कहते हैं ना ये पीठा में पनिया हल्का था रे, है कि नहीं? नहीं कहते हैं? तो चलेंगे ना पनिया ढक ढक, सुतेंगे ना तो नहीं सुतेंगे तो पानी ढक है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। होता है, कहेंगे ना देख अरे पानी पी लिए ना, पेटा में पनिया उद्दा था, पेटा में पनिया हल्का था, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन कब तक? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद तुम उल्टो पलटो, दौड़ो, घूमो फिरो, कुछ करो, कहो पानी खत्म। अब पेट नहीं हल्केगा, पानी नहीं हल्केगा, पेट में हलकता है पानी नहीं। तो सोचिए कि उस समय उतना पानी पिए थे तो कुछ समय पहले वहाँ पेटा में पानी हलक रहा था ना जी, कहीं भी घूम रहे थे, पानी हमको महसूस हो रहा था कि हम पानी पिए हैं। लेकिन 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो पानी कहाँ गया? कि कूद रहे हैं तब वो नहीं हलक रहा है, इधर उधर कर रहे हैं तब वो नहीं हलक रहा है, वो पानी गया कहाँ? बात सोचने वाली है ना जी। वो पानी कहाँ गया? तो उस पानी को जो वैक्यूल्स होता है, रसधानी जो वैक्यूल्स होता है, उस पानी को अब्जॉर्ब यानी सोख लेता है। क्या करता है? उस पानी को सोख लेता है। कौन? वैक्यूल्स, ठीक है। तो पानी को सोखने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स, यानी कहें तो रसधानी। कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। क्या करता है? पानी को ऑब्जर्व करने का, पानी को सोखने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। तो लिख दें कि पानी को सोखने का काम करता है। पानी को अपनी बात हम लिख रहे हैं, पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। कौन सोख लेगा? वैक्यूल्स। कौन सोख लेगा? वैक्यूल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे चलें तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और पानी कौन सोखता है? वैक्यूल्स। कौन सोखेगा? वैक्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको पढ़ लें। किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको पढ़ लें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आइए सीखते हैं किसको अब? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कहे तो ER, यानी बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख दें इसको, इंडोप्लाज्मिक ठीक लिखा था रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? ये करता क्या है भाई? इसका भी कुछ काम होगा ना। देखिए जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है, पहले एग्जांपल दें कि जैसे हम लोग का शरीर है, हम लोग का शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है, उस जीव के शरीर में अंदर या बाहर, कुछ जीव के शरीर के बाहर कंकाल होता है और कुछ जीव के शरीर के अंदर कंकाल होता है। लेकिन मानव की बात करें तो मानव के शरीर के अंदर कंकाल है। क्या हम लोग के जो कंकाल है वो बाहर दिख रहे हैं? अगर दिखता तो लोग मार क्रीम पाउडर लोग नहीं लगाते, लेकिन ना, हम लोग कंकाल कहाँ है? शरीर के अंदर। भगवान ने शरीर के अंदर कंकाल को लगा करके ऊपर क्या कर दिया? माटी उटी को छेप दिया ताकि क्या लगेंगे? लोग गोर गोर चिकन चिकन लगेंगे ना जी। सीखा? बात सही है ना? क्या हम लोग कंकाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहाँ पर है? अंदर। और अंदर क्यों है? शरीर के अंदर क्यों है? तो शरीर के अंदर ढेर सारे नाजुक अंग हैं। नाजुक क्या है? अंग है। नहीं है? अभी आपका हार्ट है, व्यक्ति का जो हार्ट होता है 250 ग्राम का होता है, सोचिए इतना छोटा, और उसी में ब्लड पंप करता है। अगर यहाँ पर जो कंकाल हैं,
जो कंकाल है, पसलियाँ हैं, अगर पसलियाँ ना होती तो कोई अगर ऐसे करता है ना कि आओ आओ तो देख लें, आओ तो देख लें, अगर यहाँ पर पसलियाँ ना होती ना, अगर पसली नहीं होती और आप ऐसे स्पर्श करते तो उस हार्ट पे चोट लगने के कारण ही आपका खुद ब खुद डेथ हो जाता। आप सह नहीं पाते, नहीं सह पाते। लेकिन क्या है, यहाँ पर पसलियाँ हैं, हड्डियाँ हैं ना। अब हड्डियाँ हैं, कितनों कहते हैं चाप के मारते हैं, क्या कुछ होता है ना? क्यों? क्योंकि कंकाल रोक लेता है। कंकाल अंदर जो हार्ट है, जो दिल है, उस पर चोट लगने नहीं देता, उसका बचाव करता है। समझे? अभी किडनी है, लीवर, फेफड़ा है, अगर इक्वल को बचाव नहीं करेगा, हम पूरा ऐसे ही घूम के इसे ठोक ठाक लेंगे, सोचिए तो फिर वो सही रहेगा? सब गवाह हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इंसान क्या हो जाएगा? खुद ब खुद मर जाएगा। तो इंसान को खड़ा रखने के लिए और इंसान को यानी जीव को, मानव को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हड्डियों की। किसकी पड़ती है? हड्डियों की। मान लीजिए कि हम शरीर में हड्डी ना रहे, सपोज दैट, मान लीजिए कि इंसान में शरीर में या किसी के जीव के शरीर में हड्डी ना रहे। जब हड्डी नहीं रहेगा, आप लोग आएंगे किससे मिलने? गले में मिले आएंगे, ऐसे मिलने आएंगे, क्या करेंगे? इसे चाप देंगे, तुरंत व्यक्ति पुचक जाएगा, ना पुचक जाइए हो। सोचिए, अब हड्डी है तो कितनों दबाते हैं, व्यक्ति पुचकता है? नहीं पुचकता है। लेकिन हड्डी ना रहता एकदम लगे गोरी हो गई, ला दबा दे ले। सोचिए, नहीं बात सही है, लेकिन हड्डी है तो क्या व्यक्ति खड़े नहीं हो पाएगा? जाहिर सी बात है, व्यक्ति खड़े नहीं हो पाएगा। अगर पैर की हड्डी निकाल लेगा, खड़ा होता, खड़ा हो पाएंगे? तो बदे गिर जाएंगे, बदे गिर जाएंगे। कौन आएगा लेके बकुट के, छोटी मुखी है, लेकर रख ला आराम से, कोई दिक्कत नहीं बात सही है। तो शरीर के आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए किसकी पड़ती है आवश्यकता? तो हड्डियों की। ठीक वैसे ही सोचिए कि जो कोशिका है वो तो अपने आप में कितना है? बहुत छोटा है। कोशिका अपने आप में क्या है? बहुत ही छोटा है। अगर उसके अंदर क्या इतने सारे अंग हैं, है ना? कोशिका के अंदर क्या है? इतने सारे अंग हैं। अगर इन अंगों को अगर अंदर से सुरक्षा आप नहीं देंगे तो सब क्या होगा? आपस में दब जाएगा। नहीं दब जाएगा? दब जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो ER यानी कहने का मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो क्या करता है? कोशिका को आंतरिक सहायता करने में मतलब काम करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक रूप से सहायता देने का काम करता है कि कोशिका ढचके पचके मत, कोशिका दबे उबे मत। तो कोशिका दब जाएगी तो कुल क्या हो जाएंगे? आपस में सब मिल के रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना जी। तो कोशिका को आंतरिक सुरक्षा बचाव कौन देता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर हड्डी का काम कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ताकि कोशिका दबे न। यदि कोशिका दब जाएगी तो कुल क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। समझे? तो यहाँ समझे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? कोशिका को दबने से, डचकने पर क्या करना? बचाव करने का काम करना। ठीक है। लेकिन जो ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार कौन कौन होता है? एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एक होता है स्मूथ की बात कर लें और एक बात कर लें रफ। स्मूथ और एक बात कर लें रफ। एक ही बात कर लें रफ। स्मूथ मतलब कह सकते हैं चिकना। स्मूथ मतलब चिकना। स्मूथ मतलब चिकना और रफ मतलब खुदरा। रफ मतलब खुदरा। ठीक है। स्मूथ मतलब चिकना और रफ मतलब खुदरा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कि जो स्मूथ भाग है, इस स्मूथ भाग का काम क्या होता है? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका जो स्मूथ भाग है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करना। क्या करना? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ भाग क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और वसा का निर्माण करता है। समझे? जैसे हम और जैसे इंसान है, मानव जीवन है, तो देखते हैं जो शरीर के जो अंग हैं, शरीर के कुछ अंगों में वसा की मात्रा ज़्यादा है,
और कुछ अंगों में वसा की मात्रा कम है, नहीं है। अगर कोई आपको ऐसे हाथ पर मार रहा है तो यहाँ वसा ज़्यादा है, यहाँ वसा ज़्यादा है, और जब यहाँ वसा ज़्यादा है तो आपको चोट कम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन कोई अभी आपको हाथवा से घुमा करके हाइपर पीट देता, वसा की मात्रा कम है, एकदम हाथवा एकदम झंझना तुरंत दे जाएगा, नहीं बात सही है। तो जहाँ वसा की मात्रा ज़्यादा वहाँ चोट कम लगेगा, और जहाँ वसा की मात्रा कम वहाँ चोट ज़्यादा लगेगा। तो वसा को क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और जिन व्यक्ति में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है ना, उसको ठंडा भी कम लगता है। जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगी उसे ठंडा भी कम लगेगा। और एक बात और जानते हैं, जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वह व्यक्ति काफ़ी दिखता है, खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है, बढ़िया दिखता है, मोटा व्यक्ति। जी हाँ, जिस व्यक्ति में भाई वसा ज़्यादा हो, मोटा वही रहेगा ना। हम लोग मतलब कि हम लोग में वसा है, एकदम कंकाल है, वसा का मतलब जीरो, वसा का मतलब जीरो। लेकिन कुछ लोग हैवी होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होता है कि नहीं, वसा की मात्रा ज़्यादा। अगर देखा जाए, कंपेयर करें तो मेल और फीमेल में, मेल में वसा की मात्रा कम होती है और फीमेल में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। देखते हैं लड़कियां, जो महिलाएं होती हैं मोटे मोटे होते हैं, करके महिलाएं मोटे मोटे निक होती हैं, और जो मेल रहते हैं उनमें लगता है कि तुम वैसे नहीं है, खाए के नहीं मिल रहा है, एकदम अलग तरह के दिखते हैं बेचारे, नहीं दिखते हैं भाई। कुछ लोग होते हैं, अच्छा कुछ ठीक है, ये आप तो अपने दिल पे ले लिए। मैं जिससे किसी का नामकरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि वसा की अगर क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा और पुरुषों में वसा की मात्रा कम। देखते हैं, एक आप एग्जाम्पल के तौर पे, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, क्या आने वाला है ठंडा का मौसम, उसमें देखते हैं जब शादी ब्याह पड़ता है तो जो मेल व्यक्ति है वो बेचारा अंदर स्वेटर है, तो कोट है, तो ऊपर चादर है, आ जाएगा ब्याह में तब वो कहेगा ठंडा लगा था, कहेगा ना। अब महिलाएं खूब एक खाली पहन लेगी, खाली एगो खूब चमकवा पहन लेगी, आज चल देगी ब्याह में लहराते हुए चल देगी, ठंडा उसे नहीं लगता है। लगता है ना, अब क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा उसमें ज़्यादा। बेचारा उसका जो हैंडपम्प रहेगा, मतलब जो हस्बैंड रहेगा, कहेगा चल कितना खाते ही, कहेगा रुक और खा लेते, फिर ब्याह मिलेगा, फिर खाने दे। लाइट लगी नहीं, वहाँ से कोई हो सकता है कोई बूता नहीं दी बुला करके ना, एक मिनट। हेलो सर, हेलो सर जी, लाइट ऑन कर दीजिए, ये वाला पढ़ा रहे हैं ना। नहीं कहे हैं कि भूल करके लाइट बुता दिए हैं, उनको ज्ञात भुला गए होंगे, बना रहे हैं कुछ, भूल गए होंगे ना जी, ठीक है कोई बात नहीं। तो जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा, वह व्यक्ति मोटा रहेगा, अच्छा दिखेगा, खूब बढ़िया बढ़िया दिखेगा, उसे ठंडा कम लगेगा, और जाहिर सी बात है वह एरिया भी ज़्यादा छकेगा, जगह हो है कि नहीं। जी मोट रही जगह छकेबे ना करे, है ना। और जिसमें वसा की मात्रा कम है, क्या जगह छकेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो महिलाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा और पुरुषों में कम। अभी मत कहना सर, सुनो, ये मत कहना सर हम तो देखें यहाँ जो कुछ टीचर है ना हैवी है कि नहीं। कुछ लोग हैं भाई, बात सही है, कुछ लोग हैं उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, हम लोग में वसा है नहीं। एक दिन अपना हम नापे थे, हमारे वसा कितना है, वसा दिखा रहा था, 0 दिखा रहा था। कितना वसा, 0, मतलब वसा तन को नहीं, हम लोग नहीं मोटाएंगे, क्यों नहीं मोटाएंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, वसा ना के बराबर है। मशीन से चेक होता है ना, मशीन से चेक होता है, अपनी हाइट, अपनी उम्र, उस पर आप जोक करके अपना वजन सब माप करके मशीन डालोगे ना, वो दिखा देगा कितना वसा है, कितना क्या है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना मसल्स है, सब उसमें दिखा देगा आपको, ठीक है। तो समझिए आप,
तो देखिए जो स्मूथ भाग है, सुनिए, जो स्मूथ भाग है इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना और साथ में वसा का निर्माण करना। ठीक है, वसा होना बहुत ही जरूरी है। नहीं जरूरी है, अगर वसा आप में है ना तो बिना क्रीम का आप सुगर लगेंगे, क्रीम ना भी लगाए ना तब वो आप बढ़िया लगेंगे। लेकिन अगर आप में वसे नहीं है तो का जो हड्डी उस पर क्रीम लगाएंगे, ठीक लगेगा? नहीं लगेगा, एकदम खराब लगेगा ना जी। इसलिए हम लोग क्रीम लगाते नहीं है। लेकिन भाई महिला क्या करती हैं, एकदम खुद बढ़िया है और ऊपर ले लिप पोत लेगी, क्या कर लेगी? काया पलट कर लेगी ना जी, ताकि और सुधार लगे। उसमें पसंद रहती हैं महिलाएं। नहीं बात सही है? बोलिए हाँ। हाँ, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो स्मूथ भाग का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना। अब देखिए कि जो रफ भाग है, रफ मतलब खुदरा भाग, जो खुदरा भाग है उसका काम क्या है? उसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन? प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन? खुदरा भाग। खुदरा मतलब बोले तो रफ भाग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो ये इंडोपाइल रेटिकुलम है, मान लीजिए ऐसे होता है, इसको दो पार्ट में, एक होता है आपका क्या? रफ, रफ होगा। एक क्या होगा आपका? स्मूथ, चिकन। स्मूथ मतलब चिकन ना जी, हाँ, स्मूथ मतलब चिकन। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो ये आपका रफ भाग है ये कैसा होता है? तो कभी कभी ना आप लोग चाय पीते होंगे, चाय पीते हैं, रोज चाय पीते होंगे। आपको पता है कि चाय में क्या मिलता है? चाय में कौन पदार्थ मिलता है? थीन नामक पदार्थ मिलता है। पढ़ाए थे आप लोगों को, ज्ञात होगा। चाय में थीन नामक पदार्थ और कॉफ़ी में कैफीन। चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन। तो जब आप घबराए हुए रहते हैं, जैसे जल्दीबाजी में होते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं ना चाय के ठंडा करी, हल्दी से पी जा चाय के ब्याह में ना जी। क्या करते हैं? एकदम हड़ाए गर्मे गरम पी लेंगे। और जब मुंह में जाएगा एकदम गर्म है, ना घोटी पाएंगे ना निगोली पाएंगे। क्या करेंगे? उस मुंह में लिए रहेंगे ना जी। कब तक? 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक, क्या हो जाए? एकदम ठंडा हो जाए। अगर उससे भूल गया घुट भी गए तो कहोगे बहुत तेज जल रहा था और घुट गए हैं। नहीं बात सही है? अगर पी गए तो जीभ क्या हो जाएगा? जल जाएगा, जीभ जल जाएगा। देखते हैं तो जीभिया पे, सुनिए, जीभ पे कैसा होता है? छोटे छोटे दाने दाने जैसे उस पर आपको देखने को मिलता है जब कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं तब। तो वैसे ही होता है क्या? रफ साइड, वैसे ही होता है रफ, बूंदा बूंदा होगा, खुदरा खुदरा। जैसे चाय पी लेते हैं ना, जीभ पे खुदरा खुदरा हो गया है, तो वैसे क्या होगा? खुदरा खुदरा आपको देखने को मिलेगा। उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और जो स्मूथ भाग है उसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना। समझे? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? अब सीखें राइबोसोम। अब क्या सीखें? राइबोसोम। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें? समझ आ रहा है ना? आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिटा दें? चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं और इसके हम आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम बात करें राइबोसोम का ना, राइबोसोम। अब हम बात करें राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। देखिए जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन, हाँ, वो भी करेगा, ये भी करेगा। प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कहने का मतलब है कि राइबोसोम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। कौन? राइबोसोम। और जो राइबोसोम है ना, ये कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग के रूप में काम करता है। प्रश्न पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। तो लिखेंगे यह सबसे छोटा अंग है, यह सबसे छोटा अंग है, छोटा
अंग है, अंग है। किसमें? कोशिका में। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जो ये राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है 70S और एक होता है आपका 80S। एक होता है 70S और एक होता है आपका 80S। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, ये आप लोग को ऊपर ऊपर चला गया होगा कि ये बता क्या रहे हैं, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता क्या है ना। तो कहने का मतलब ये कि किसी लिक्विड में इस राइबोसोम या 70S को डालने पर जो भारी होगा वो उसके तल में बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो उसमें नहीं बैठेगा। ठीक है, तो किस जीव में प्रोटीन 70S पाया जाएगा और किस जीव में प्रोटीन 80S पाया जाएगा? यहाँ संख्या से यह पता कर सकते हैं। जो 70S है क्या है? छोटा है, और जो 80S वो क्या है? बड़ा है ना जी। जो 70S है यह छोटा है और 80S क्या है? बड़ा है। लेकिन यह प्रोटीन्स, यह राइबोसोम या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? ठीक है, तो जो ये 70S है ये कहाँ पाए जाएंगे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या पाया जाएगा? 70S। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि प्रोकैरियोटिक जीव कहते किसको है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है ना जी? तो आप नाम सुने होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो 70S कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। और जो 80S है ये कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे और यूकैरियोटिक किसे कहेंगे? तो एक लाइन में अगर हम परिभाषित करें इसको, प्रोकैरियोटिक को या यूकैरियोटिक को, तो कैसे करेंगे? जिस जीव को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिस जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे या उस जीव को हम बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। इन सब ना छोट जीवों को देखने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, तब उसे आप देख पाएंगे। जैसे बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ आसपास में, तो क्या उसे आप देख पाते हैं? क्या आपको दिखता है? हवा में बहुत सारे छोटे मोटे कीटाणु विषाणु सब घूम रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्या उन्हें हम और आप देख पा रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो वह छोटे जीव किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। कैसे? अच्छा, यहाँ से बंद कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक। भाई लाइट की बहुत भाई सोच समझने वाली बात है। अभी सर चालू करके बनाने गए हैं, अभी कोई वहाँ चालू कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। हर चीज़ से मजाक, लेकिन लाइट से मजाक नहीं तो लाइट व्यक्ति कब आएगी कब जाएगी का भरोसा है, किसको मार देगी, दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है, तो जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, चाहे नहीं देख पाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। और उन प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम मिलेगा। समझे? नेक्स्ट, अब यूकैरियोटिक, तो जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिन जीवों को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। जैसे यू 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 यू, मतलब आप लोग किस में आएंगे? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे ना जी। मेल किस में आएगा? यूकैरियोटिक में। फीमेल किस में आएगा? यूकैरियोटिक में। गाय किस में आएगी? यूकैरियोटिक में। भैंस किस में आएगी? यूकैरियोटिक में। जो अन्य जीव हैं जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो सभी जीव किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में। और जिसको हम न देख पाएं वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो जो छोट जीव रहेगा
उसमें राइबोसोम कम चाहिए ना, हल्का चाहिए ना, तो उसमें कितना से मिलेगा 70S मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक जीवों में। और जो बड़ा है उससे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो उसमें क्या मिलेगा 80S मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई नहीं। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, इसका काम क्या है? ऊर्जा बनाने का काम करना। इसका काम क्या है? ऊर्जा को परिवहन करने का काम करना। इसका काम क्या है? पानी को ऑब्जर्व या पानी को सूखने का काम करना। इसका काम क्या है? प्रोटीन्स का निर्माण करना। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक 70S और एक 80S। 70S कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोटिक जीवों में, और 80S कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाएंगे। जो ER है, ER इसको क्या बताएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? कोशिका को ढचकने पचकने से क्या करना? बचाव करना, कि कोशिका ढचके पचके न, क्षति उसको न होके। ये कितने प्रकार का? 2, एक स्मूथ एगो रफ। स्मूथ का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट देखें। नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। कंगन कोई लिया है वो कचकड़ वाला, रक्षा नहीं, रक्षा चल जाएगा, रक्षा का आ गया है। कंगन कोई नहीं पहनेगा। हाँ, कंगन नहीं चलेगा, रक्षा है चल जाएगा, चूड़ी है और आप पहले है चल जाएगा। कंगन पीतल वाला आता है ना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। है? नहीं, चेक वहाँ पर हो रहा है और आप पहले आए हैं। तो एक बात और, कुछ लोग यहाँ पर देखें, कुछ लोग सिंगल चोटी में दिख रहे थे, सिंगल चोटी में। हाँ, बाल को 2 चोटी करके सबको आना है ना? बाल को 2 चोटी करके सभी लोगों को, लड़कों को नहीं, केवल लड़कियों को। अब लड़के कहाँ से 2 चोटी करेंगे? लड़कों का कहीं रहे हुए बहुत है ना जी। तो 2 चोटी हर कोई बांध कराएगा, और हाथ में कोई कंगन संगन नहीं, चूड़ी होगा चलेगा, रक्षा होगा चलेगा, अन्य कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझे? हाँ, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब सीखें, नेक्स्ट आगे आइए। अब देखिए, अब बात करें सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम, बात करें सेंट्रोसोम का। तो जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, 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 जो सेंट्रोसोम है, इस सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करने का काम करना। क्या करना? कोशिका विभाजन करने का काम करना। कौन करता है? सेंट्रोसोम। क्या लिख रहे हैं? कि कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करेगा? सेंट्रोसोम। क्या करेगा? कोशिका का विभाजन करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप छोट पे या अभी बड़े हो गए हैं, तो फिर भी आप खेला खेलते होंगे, जाहिर सी बात है। और जब व्यक्ति खेल रहा है, कहीं आवागमन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को चोट लग जाता है ना। अब छोट पे, जैसे अभी है खुशबू थी, छोट पर खेल रही थी ना, तो इसकी जो बड़की बहनियाँ है, खेल खेल में क्या हुआ ना, कि जो नहीं वो दरवाजा होता है, दरवाजा उसी के पीछे ये ढुकवन खेल रही थी। ढुकवन जानते हैं ना, लुका छिपी वाला। अब उसी में ढुक्की थी बेचारी। तब तक क्या की इसकी दीदी ना, क्या की दरवाजा इसे खोल दी या बंद कर दी, और वहीं पर हाथ रखी थी। क्या हो गया? वहीं पर चपा गया इसका हाथ। अलग बेचारी रोने, खूब तेज लगी रोने बेचारी। अब क्या हो गया? बाद में जहाँ चपाया था हाथ ना, क्या हो गया? काला हो गया, वहाँ पर काला। अच्छा, कोई चपा गया था ना। ठीक है, हम तो झूठे बोले, सही हो गया ना जी। अब क्या हो गया था? वहाँ पर काला हो गया। वहाँ काला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की सभी जो कोशिकाएं होती हैं ना, क्या होती हैं? मर जाती हैं। क्या होगी? कोशिकाएं मर जाती हैं। आज जब कोशिकाएं मर जाएंगी, उजर, जैसे पहले काला हो गया होगा, बाद में उजर हुआ होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब वो काला हो जाएगा तो क्या हमेशा काला रहेगा? नहीं, वो घाव हमेशा काला नहीं रहेगा। तो वहाँ जो कोशिकाएं मर जाती है, तो वहाँ पर पुनः क्या होगा? कोशिका का निर्माण होगा। वहाँ क्या होगा? पुनः कोशिका का निर्माण होगा। और कोशिका का पुनः निर्माण न हो तो क्या वह कालापन हिस्सा कभी खत्म होगा? नहीं, काला का काला ही रह जाएगा। तो जो सेंट्रोसोम है, ये क्या करता है? वहाँ पर कोशिका का पुनः क्या करता है? विभाजन करता है, निर्माण करता है फटाफट।
है ना। और निर्माण करते करते क्या करेगा, उस कालेपन हिस्सा को खत्म करके उसको अरेस्ट करके उसको ठीक कर देगा। क्यों नहीं, वही तो है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का निर्माण करना या कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर सेंट्रोसोम अगर हद से ज़्यादा अगर कोशिका बनावे लागल तो अच्छी बात है खराब बात है, अच्छी बात है खराब बात है, खराब बात है। अगर हद से ज़्यादा कुछ काम हो ना तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग खाना खाते हैं, जीभिया कभी कभी कट जाती है दतवा से, कट जाती है ना, क्या निकलेगा, खून, खून निकलेगा, वहाँ कोशिका क्या हो गई, मर गई। अब क्या होके कि सेंट्रोसोम पगला जाए, सेंट्रोसोम पगला जाए, कहेगा हम खूब आज कोशिका ढेर बनाएंगे, कोशिका खूब ढेर बनाएंगे, अब मजे का लगा बनाने कोशिका, और जीभ क्या हो गई, पूरा मजे का जीभ फूल गया, जीभ क्या हो गया, फूल गया। क्यों, कोशिका ज़्यादा बन गई। जब कोशिका ज़्यादा बन गई, जीभ फूल गया तो क्या होगा, मुँह में जीभ क्या होगा, अणस जाएगा, नहीं अणस जाएगा। जब जीभ पतली है तो आप आराम से बोल पाते हैं, लेकिन जब जीभ मोटा हो गया, जब मुँह में अणस गया तो आप बोलोगे तो क्या आवाज़ आएगी, नहीं आएगी, आप बोल नहीं पाओगा, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। क्यों, जीभ अणस गई है मुँह में। सोचिए अभी जैसे खाना खाते मुँह में जब भर लेते हैं, आगे बुलाता है तो बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते। क्यों, जगह ये नहीं है, जगह ये नहीं है। यही होता है, जिस व्यक्ति का जिह्वा छोटा और जिह्वा मोटा, जीभ क्या हो, छोटा हो और जिह्वा मोटा हो, जब व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, यानी कह सकते हैं क्या, व्यक्ति तुतलाता है। लोग कहते हैं तुलतुलाहा बोला था, है कि नहीं। आधा बोलेंगे आधा आवाज़ बाहर आई, आधा बाहर आई बेरा करें, कहेंगे तु 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 अलग तरह के बोलेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उनका जीभ क्या हो गया है, छोटा हो गया, और जीभ क्या हो गया है, मोटा हो गया, तो क्या आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। तो कोशिका अगर ज़्यादा से ज़्यादा विभाजित हो गया, बन गया, तो सोचिए दिक्कत पकड़े, दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। अभी हम लोग क्यों नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पर हड्डियाँ हैं, हड्डी है ना, अब यहाँ पर हड्डियाँ मतलब जितना है कि मुड़ सके, लेकिन अगर यहाँ पर चोट लग जाए, हड्डी यहाँ पर ज़्यादा बन जाए, हम ऐसे मोड़ेंगे, कहा मुड़ पाई, लगी दुखाए, एकदम चिल्लाएंगे बाप रे, नहीं मुड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कोशिका उतनी बने जितना में काम चल सके, है कि नहीं। तो ज़्यादा कोशिका बनना भी दिक्कत है और कम बनना भी दिक्कत है ना जी, उतनी बनावे जितना में काम चल जाए, समझे, है ना। उतनी बनाना है कि काम चल जाए। अच्छा एक बात सुनिए, अच्छा आप सीख ले सेंट्रोसोम के बारे में, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन करने का काम करना। अभी देखेंगे आप लोग कि जो छिपकली होती है, देखें छिपकली, बिस्तुइया, जब बिस्तुइया को मारते हैं, बिस्तुइया को उसका दाँत देकर पोछिया ना क्या करती है, पोछिया छोड़ करके भाग जाती है ना। और आप कहते हैं कि पोछिया हम दबा दिए कट गया है, वो कटता नहीं है, वो अपनी जान को बचाने के लिए क्या करती है, पोछिया को छोड़ देती है, ताकि आप उसी में भुला जाए, अपने भाग जाती है। आप कुछ दिन बाद आके घूमेगी, देख हम पोछ लगा लिए हैं, मतलब क्या कि सेंट्रोसोम के कारण उस बिस्तुइया का, उस छिपकली का क्या होता है, पोछिया पुनः बन जाता है। क्या होता है, पुनः बन जाता है। अगर सेंट्रोसोम नहीं रहता तो क्या उसका पोछिया बन पाता, नहीं बन पाता। हाँ, पोछिया हरा जाता, अरे वह अपना पुनर्निर्माण कर लेती है, उसका पूंछ पुनः बन जाता है। जैसे आपका घाव लगता है, वहाँ ब्लड बहेगा, मांस हट जाएगा, तो क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, पुनः ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। वैसे ही उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिस्तिया को आप दबा दें पूछ कट गया, ऐसा नहीं है। पोछ आप नहीं काटते हैं, वो आपको भरमाने के लिए, आपको बुलवाने के लिए कि आप उसको मार न दे, क्या करती है, पोछ को छोड़ करके अपने भाग जाएगी। दर्द नहीं होता है बाबू, दर्द नहीं होता है, उनमें प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, उनमें प्राकृतिक प्रक्रिया है, उनको दर्द नहीं होता है, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए नाजिया, ध्यान दीजिए, सुनिए कि जो सेंट्रोसोम है, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन करने का काम करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाएगा, इसका काम ऊर्जा का परिवहन, इसका काम पानी को सोखेगा, इसका काम प्रोटीन बनाएगा, इसका काम सुरक्षा वसा बनाना, इनका काम कोशिका का निर्माण करना। लेकिन इन सबको यही कमा करना है, इन सबको यही काम करना है, इनको बताता कौन है, इनको बताता है कौन, कौन कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी वहाँ ऊर्जा पहुँचाओ, कम हो गया ऊर्जा पहुँचाओ, कौन बताएगा,
पानी के सूखने के लिए कौन कहेगा? सोचिए, कोई तो होना चाहिए। जैसे हम लोग का शरीर का पूरा पूरा अंग है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है ना? तो क्या हाथवा अपने मन ही काम करता है ना? अब हाथ को इंडिकेट कौन करता है? ब्रेन, दिमाग काम करता है। कहेगा दिमाग, ए हो कापी उठाओ, उठाएगा हाथ तुरंत। कहेगा वहाँ से वहाँ चल के जो, चल के जाएंगे। कहेगा हाय बोल, तो बोलेगा। यानी सब कुछ कंट्रोल होता है किसके माध्यम से? दिमाग के माध्यम से। अब दिमाग ही जब काम नहीं करेगा तो क्या सब काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ठीक वैसे ही कोशिका में दिमाग का काम करता है कौन? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है यही सबका करता है, सबको आदेश देता है। कौन? न्यूक्लियस। सबको यही कहेगा। इसलिए जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हम कोशिका का ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन या कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का ब्रेन कहेंगे या कोशिका का दिमाग कहेंगे। किसको? न्यूक्लियस को। किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस को। यही कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी परिवहन करो, वैक्यूल्स पानी को सोख, पानी कमी हो गई है ना? कौन कहेगा? न्यूक्लियस। लेकिन सपोज दैट सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, इंडोरेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ये जो सब हैं, ये कह दें कभी कि हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हम अब काम नहीं करेंगे, हम अब काम नहीं करेंगे, हम थक गए हैं, हम सिहरा गए हैं। जैसे आप लोग कभी कभी कहते हैं ना, दिमाग कहेगा वही काम कर ले, फिर कहेंगे ना सिहरा गए, मन ना करा था। जाहिर सी बात है। वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहे आज मेरा मन नहीं है, आज मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा, आज कुछ हो जाए, आज हम हड़ताल पर रहेंगे, कहे कि हम नहीं बनाएंगे। गोल्जी बॉडी कहे आज परिवहन नहीं होगा, तेल खत्म है कि नहीं, आज हम कहीं जाएंगे नहीं, हम किसी को देंगे नहीं, हमको खुद नहीं मिल रहा, हम दूसरे कहाँ से दें? दूसरे को कहाँ से दें? कहेगा आज मूड नहीं है, आज क्या रहेगा? हड़ताल रहेगा। क्या रहेगा? हड़ताल। सब लोग कहते हैं मेरी मांगे पूरी हो तब हम आगे काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तब क्या होगा? तब सोचिए, तब क्या होगा? तब दिक्कत नहीं होगा? तब दिक्कत होगा, है ना? तब न्यूक्लियस हो जाएगा परेशान। जो न्यूक्लियस है हो जाएगा परेशान, कहेगा छोटा सबको कह रहे हैं काम करने के लिए, कोई नहीं कर रहा है, हम दिमाग खराब हो गया, हम क्या करें? क्या हो जाएगा? गुस्सा जाएगा। और गुस्सा करके चुपके से कहेगा, किससे? लाइसोसोम से। किससे कहेगा? लाइसोसोम से। कहेगा ये चाचा हई कोनो काम ना करत हुआ सो, कुल पगला गेल हुआ सो, कोनो काम हम ना करत हुआ सो, अब तुम्हें कुछ करा है कि नहीं? पूछे कौन काम नहीं कर रहा है? कहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कुल कर हम नहीं काम करेंगे, हमारे बस का नहीं है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। कौन सा जाएंगे सर? तब है कहेगा कौन? लाइसोम कि देखिए अगर मेरे अंदर रहना है तो काम करना होगा, है कि नहीं? जिंदा हो तो काम करो, नहीं तो मर जाओ। जिंदा हो तो काम करो और नहीं तो मर जाओ। तो जो कौन? लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है ना, इसमें होता है जल अपघटक एंजाइम। क्या होगा? जल अपघटक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम। और वह एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है कि अगर जिस पर छिड़क दिया ना, वह क्या हो जाएगा? कोशिकांग मर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो हई काम नहीं करेगा, हई काम नहीं करेगा, हई काम नहीं करेगा, एकदम सब खुनसा जाएगा। तो क्या हो जी? ये खुनसा जी, खुनसा के अपने को फाड़ लेगा। कौन? लाइसोसोम। में क्या भरा है? जल अपघटक एंजाइम भरा है। आज अपने को फाड़ लेगा ना, इसमें क्या निकलेगा? जल अपघटक एंजाइम। और सब में क्या हो जाएगा? सब में लहरा जाएगा, सब में लहरा जाएगा। आज जब सब में लग जाएगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम सब क्या हो जाएंगे? सब के सब मर जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जिंदा हो तो काम करो, नहीं तो मर जाओ, है कि नहीं? जिंदा है तो काम कीजिए, नहीं तो मर जाइए। कौन कहेगा? लाइसोसोम। सोचिए, लाइसोसोम कहेगा भाई काम नहीं करो, क्या करो जी करके, तो मर जाओ। आज जब सब के सब मर जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा? काला। वहाँ की कोशिका क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी, सब कुछ सब मर जाएंगे। तो अब तब क्या होगा? जब सब मर जाएंगे तो वहाँ उस अंग में ऊर्जा कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, कैसे बनेगा? कुछ करना पड़ेगा ना। अब कैसे बनेगा? तो जो आसपास की जो कोशिकाएं हैं, जो आसपास की कोशिकाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जब कभी बीमार पड़ते हैं जाते हैं कहाँ पर? डॉक्टर के पास। और देखते हैं ना, जब डॉक्टर आपको सुई देता है तो ऐसे तो अंदर दवाइया से फेंक लेगा, दवाइया से फेंक देता है, और तब सुई पहुँचता है ना जी, तब सुई पहुँचता है। लेकिन डॉक्टर ऐसे दवाई तंत्र न फेंका बाहर, आप बिना फेंके ही कूच दिया तो क्या होगा? उस सुई में होता है हवा, ऑक्सीजन, और वह जाएगा आपके शरीर में ना, तो वहाँ पर क्या करेगा? ब्लड को क्लॉटिंग कर देगा।
वहाँ का शरीर में होता है हेपेरिन। आज जो हेपेरिन है जब पढ़ाएंगे ब्लड में तो क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो हेपेरिन होता है ना क्या होता है, मर जाता है। हेपेरिन मर जाएगा और जैसे ही हेपेरिन मरेगा वहाँ पर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, जम जाएगा वहाँ पर। आज जहाँ सुइया लगेगा वहाँ ब्लड क्या हो गया, जाम हो गया। क्यों, सुइया में हवा था, उसे कुछ दिया है, वहाँ क्या होगा, ब्लड जाम हो जाएगा, ब्लड बहबे नहीं करेगा। आज जब ब्लड नहीं बहेगा ना तो जब एक दिन बीतेगा तो कहो कि मम्मी मेरे हथवा दुखा था, जब टोगे ना ऐसे ऐसे कैसे लगी, गुठला लगे, अरे गुठला हो गया है, ऐसे टोएंगे ना तो गुठला मत, उठाएंगे कहेंगे अथवा ना उठा था, खूब दुखा था, है कि नहीं। तो जाओगे किसके पास, उसी डॉक्टर के पास, कहोगे ये डॉक्टर साहब जो कल सुई दिए थे ना, यहाँ देखिए गुठला हो गया है, बहुत ही तेज दुखा था, उठत ना अथवा। तो डॉक्टर कैसे कहे कि हमारे गलती है और कह दे कि हमारे गलती है, दो बार सुनेगा, है कि नहीं। वो कैसे कहे कि जब सुइया लगा रहे थे ना तो हम हवा नहीं निकाले से कुछ दिए, कैसे कहेगा, कहेगा बेइज्जती ना होगी। तो क्या कहेगा, देखा बाबू ठीक है, दुखा था ना, ठीक हो जाए, एक काम करिए घरे जाइए आ गर्म पानी ले करके ले कपड़ा लेके आ गर्म पानी में बोर के क्या करा, उसे 2 बाल्टी नाली सेक दिया। आप लोग एक काम करते होंगे, जब जाते हैं घरे गर्म पानी से सेकते हैं ना, आज खूब चिल्लाएंगे, दुखेबो करता है सेकते टाइम। आज जब यहाँ पर गर्म होता है ना तो जो आस पास की जो कोशिकाएँ होती हैं, जो आसपास की कोशिकाएं वो झांकने आती हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है का। जैसे रास्ते में किसी क्या हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, नहीं देखते हैं तो क्या करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, यहाँ क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, लोग पूछते नहीं पूछते हैं। वैसे ही जब चोट लग जाएगी, जब वहाँ घाव लग जाएगा, वहाँ कोशिका मर जाएगी, और जब गर्म करेंगे उसे तो क्या होगा, आस पास की जो कोशिकाएँ हैं सब झांकने आएंगे, यहाँ क्या हुआ है, कैसन भीड़ है, कोई दिक्कत है क्या, हटो साथ देखें तो क्या होगा, देख कोशिका मर गया, चाचा गईला हो, चाचा गईला। तब क्या करेंगे कि वो सब कोशिकाएं थोड़ा तनतनी अपना जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अन्य क्या करेंगे, हल्का छिड़क के क्या करेंगे, उस कोशिका को जिंदा करेंगे। यानी कहने का मतलब नया बनाने का काम करेंगे, और तब वो घाव क्या होगा, गते ठीक होगा, और कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, एकदम मस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अरे बाबू मान ला कि है शरीरिया है तो हिवा कोशिका मरल हिवा के जिंदा है ना। अब हाथ में इतना बड़ा हाथ है, अब इस हाथ के हर क्या है, कोशिकाएं हैं, तो हिवा का मर गया, हिवा का जिंदा है ना, है कि नहीं। तो उसके पास की जो कोशिका होती क्या कर देगी, बगल वाले को ठीक करने का काम करती है, समझे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, इसे हम एटम बम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बम। किसको, लाइसोसोम को। किसको कहेंगे, लाइसोसोम को। क्या बोलेंगे, एटम बम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटम बम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे चलें। लाइसोसोम का काम वही है कि अगर कोई कोशिका का अंग अगर अपने जगह पर रह करके ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करना, उस कोशिका के अंग को मार देना। क्या करेगा, उसको मार देगा। अब मार करके जो सेंट्रोसोम क्या करेगा, एक नया बनाएगा। ये क्या होगा, एक नया पुनर्निर्माण करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बनाने का आदेश कौन देता है, न्यूक्लियस। सहायता कौन करता है, सेंट्रोसोम। और कौन करता है, राइबोसोम। सेंट्रोसोम और राइबोसोम। आदेश कौन देता है, न्यूक्लियस। कहता है बनाओ, यहाँ पर चीज की कमी है। क्यों, क्योंकि वही क्या है, वही कोशिका का दिमाग है, वही कोशिका का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या इसमें कोई दिक्कत है, पल्ले पड़ रहा है, नाजिया समझा रहा है, आगे चलें। कब बज गया, 7:45 हो गया, 7:45 हो गया ना, 7:45 आए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें हम लोगों को और भी बहुत कुछ सीखना है, उसको सीखेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना ही ना। आपको कैसा लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्या करेंगे, अपना विचार देने का काम जरूर करेंगे। कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कल, ठीक है।